एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा लड़का था। मैं 6 महीने का था। मेरे माँ और पापा का एक्सीडेंट हो गया था और माँ बाप भी गरीब थे, ना ही उनके कोई आगे पीछे था, जिसकी वजह से मौके पर एक्सीडेंट में मैं लोगों को जीवित मिला था। उन लोगों ने पुलिस के हवाले मुझे कर दिया था। पुलिस ने अनाथ आश्रम में मुझे भेज दिया। तब से ही मैं अनाथ आश्रम में पला और बड़ा हुआ और मैंने पढ़ाई की और मेरी 10वीं और 12वीं में अच्छी पोजीशन आई थी। आश्रम वालों ने मुझे आगे पढ़ाने की ठान ली थी और मैं यूं ही पढ़ता गया और आज मैं यूं एक खुफिया एजेंसी का अच्छे रैंक पर ऑफिसर हूं और मैं खुफिया तरीके से लोगों को हैंडल करता हूं। और मैं ऐसे कई गैंग पकड़कर पुलिस के हवाले की, सजा दिलवाई। आज भी मैं एक गैंग को पकड़ने का ही काम कर रहा था। ये एक ऐसा गैंग था जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था और वे केस मेरे हाथ में आया था और मैं इसमें अपना जी और जान लगाकर काम कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। मैं उस लड़की को रोज़ देखता था, वह मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसका पीछा करने लगा और वह कहीं जा रही थी और बिल्कुल अकेली थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, बस मैं जानना चाहता था कि वह क्या करती है, क्योंकि मैंने उसे जिस हालतों में देखा था उसके बाद मेरी जगह कोई भी होता तो उसका पीछा जरूर करता। उसने अपने आप को अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट रखा था और वह बड़ी सावधानी से कदम उठाती हुई चली जा रही थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ और मुझे किसी का पीछा करने का हुनर खूब अच्छे से आता था, क्योंकि मैं एक खुफिया इन्फॉर्मेशन पता करने वाला ऑफिसर था। थोड़ी देर के बाद वह एक झुग्गी में दाखिल हो गई। मैं हैरान हुआ कि यहाँ पर क्या करने आई है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा था इस इलाके में इस तरह के खेमे तो लोहार जो लोहे का बर्तन बनाते हैं उन लोगों के होते थे। मुझे पता था इन खेमों के अंदर क्या कुछ होता था। मुझे चिंता होने लगी कि वह अंदर क्यों गई है। मैं जानना चाहता था आखिर अंदर क्या हो रहा है, और अगर वही हो रहा हो जो यहाँ पर हुआ करता था तो मैं उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई मेरा अपना पर्सनल मैटर हो, जबकि मेरा तो उस लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकल आई थी। उसके हाथ में कोई चीज थी जिसको उसने साड़ी के पल्लू के अंदर छुपा लिया, लेकिन वह चीज हिल रही थी। मैं अब और भी ज्यादा हैरान हो गया। पहले ही मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था और अब मैं उसका पीछा करते हुए भी वापस जा रहा था। जिस जगह पर वह रहती थी वह जगह हमारे बिल्कुल सामने थी। आज मुझे रहा नहीं गया और मैंने जाकर उससे पूछ लिया कि ये तुम्हारे पास क्या है जिससे तुमने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाया हुआ है। मुझे सामने देखकर पहले तो वह डर गई थी और जब उसने अपनी चादर को हटाई तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी और मैंने जल्दी से हथकड़ियां लगा दी, क्योंकि मैं चाहता था वो अब मेरे लिए ही। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैं नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। वह हमारे ऑफिस के सामने बने हुए कमरे के छोटे से मकान में रहती थी, जिसकी खिड़की से उसके घर के अंदर का सारा मंजर दिखाई देता था। मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी। जब तक उसके छोटे से घर की लाइट ऑन रहती थी मैं अंदर के मंजर भी देख सकता था। मेरा टेबल जिस जगह पर पड़ा हुआ था वहां से उसका घर बिल्कुल साफ नजर आता था। वह सड़क के उस पार रहती थी और सड़क के इस पार हमारा ऑफिस था। मेरी उम्र उस समय 28-30 साल की थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा नाम विजय था। असल में मैं एक अनाथ था। मेरी शादी कौन करता। एक दिन मुझे मेरे एक साथी दोस्त ने कहा, तुम क्यों उस लड़की को देखते रहते हो। मैंने कहा, यार वह मुझे अच्छी लगती है। उसने कहा कि अच्छी लगती है तो शादी का संदेश क्यों नहीं भिजवा देते हो। वह तो बहुत खूबसूरत है लेकिन काफी गरीब सी है। मैंने कहा कि उसकी अमीरी गरीबी से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक अच्छी और प्यारी सी लड़की चाहिए जो मेरा घर बसा सके, मेरे साथ हमेशा वफा कर सके, और मैं ड्यूटी के घर जाऊं तो अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाकर मेरे सामने रखे। मैं अब होटल के खाने खा खा कर ऊब गया हूँ। अभी अभी वह लड़की हमारी आंखों के बिल्कुल सामने थी और ऐसा लगता था जैसे कोई काम करने में बिजी हो। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद जमीन पर बैठकर कपड़े धो रही है, क्योंकि उसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उस पर एक नज़र डाले तो नज़र हटाना ही भूल जाए। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक थी, पतले गुलाबी होंठ थे और रंग भी एकदम सफ़ेद था। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है कि शादी का संदेश भिजवा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अकेली नहीं रहती। और यार उसकी उम्र भी तो बहुत कम है, यही कोई 15-17 साल की उम्र होगी उस लड़की की। मेरे दोस्त ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। कम उम्र की पत्नी अच्छी साबित होती है। पत्नी पति की सारी बातें मान लेती हैं। उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं होती, इसलिए पति को बिल्कुल भी तंग नहीं करती और ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। बच्चे जल्दी हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं और पत्नी खूबसूरत और जवान ही रहती है।
मैंने अपने दोस्त को हैरान होकर देखा था, क्या अजीब सी बकवास कर रहा था। वैसे उसने भी एक कम उम्र की लड़की से ही शादी की हुई थी, इसलिए वह अपना अनुभव मेरे साथ बांट रहा था। मुझे इतना तो पता चल गया था, उस लड़की का नाम प्राची है। मैं ये जानना चाहता था वह किसके साथ रहती है। अगर वह अकेली रहती थी तो फिर बात कुछ अजीब सी हो जाती, लेकिन अगर उसके साथ उसका कोई बाप या भाई या माँ होता तो मैं अपने रिश्ते की बात कर भी सकता था। ये बात बड़ी अजीब थी कि मैं सड़क पर रहने वाली एक लड़की को अपने लिए पसंद कर लिया था, लेकिन वह जितनी खूबसूरत थी उसे कोई भी पसंद कर सकता था। मैं उस दिन अकेला ही बैठा था जब मैंने उसे देखा कि वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक करके कहीं जा रही थी। न जाने मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया, मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो इस लड़की से बात ही कर लूंगा। मेरा दिल भी मचल उठा था, उस लड़की से अकेले में बात कर लेनी चाहिए, आखिर उसके दिल में क्या है। वह चलती जा रही थी, आसपास भी देखती जा रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोरी हो। उसने अपने आप को पल्लू से अच्छी तरह से ढका हुआ था। वह इस तरह जा रही थी जहां पर लोहारों की झुग्गियां थी, उसी में लोग रहते थे। उन लोगों की तरफ से हमें पहले भी शिकायतें आई थी। मोहल्ले वालों ने कहा था ये लोग यहाँ पर बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इसलिए आप इन लोगों को यहाँ से हटा दें। और हमने उनको नोटिस भी भिजवा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि बारिश होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक हफ्ते का समय दे दीजिए। वे लोग वहाँ पर गलत काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खाने के लिए तो कुछ होता नहीं, ना इज्जत ना ही कुछ खोने का डर। लेकिन प्राची उनके पास क्यों जा रही थी? वह झुग्गी के अंदर दाखिल हो गई तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैं नहीं चाहता था कि वह ऐसी गंदी जगह पर जाए। क्या वह भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी? जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरे 1.5-2 घंटे के बाद वह बाहर आई। उसने किसी चीज को अपने सीने से लगा रखा था और उसे अपने साड़ी के पल्लू में अच्छी तरह से ढका हुआ था, लेकिन वह चीज जो भी थी वह हिल रही थी। अब वह वापस अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हालत बड़ी अजीब लग रही थी, जैसे एक एक कदम उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए चल रही हो, लेकिन बहुत ही बीमार मालूम हो रही थी। और मैं भी उसका पीछा कर रहा था। दिल तो किया घर में दाखिल हो जाऊं और पूछूं उससे कि वह वहां पर क्या लेने गई थी, लेकिन उससे किस हक से पूछता। थोड़ी देर के बाद उसके घर से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। वह किसी से बातें कर रही थी। मैं हैरान था, वह किससे बातें कर रही थी, क्योंकि वह तो अकेली रहती थी। मैं अभी उसके पास जाने का सोच ही रहा था कि मुझे कॉल आ गई। ये मेरा ड्यूटी का समय था और मेरा जाना जरूरी था, इसलिए मैं इस मामले को यहीं पर अधूरा छोड़कर चला गया। लेकिन सुबह जब प्राची को देखा तो मेरे कदमों तले से ही जमीन निकल गई। उसकी गोद में एक बच्चा था। वह हमेशा खुद को साड़ी के पल्लू में अच्छी तरह से ढककर रखती थी, इसलिए मुझे इससे पहले नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके गोद वाला बच्चा भी काफी छोटा था। क्या यह उसका अपना बच्चा था या उसने बच्चा कहीं से उठाया था? मैं उन्हीं झुग्गियों की तरफ चल पड़ा था ताकि पता करूं कि वह लड़की यहाँ क्या करने आई थी। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद मुझे पता चला यहाँ पर एक औरत रहती है जो औरतों के बच्चे पैदा करने का काम करती है और बहुत ही मामूली पैसों में ये काम कर देती है। उसने कहा कि हाँ, रात को वो लड़की आई थे। उम्र उसकी यही 15-16 साल थी। उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। मैंने उसकी मदद कर दी। उसने बदले में मुझे थोड़े पैसे दिए थे। मैंने कहा तुम्हारे पास ये सब करने की एक्सपीरियंस है? तो कहने लगी काहे का एक्सपीरियंस साहब जी, हम तो खानदानी दाई हैं, हम तो ये काम करते आ रहे हैं। फिर हमारे पास जो आता है वो पहले से ही बड़ा मजबूर होता है, गरीब होता है। हम भी थोड़े बहुत पैसे में उसकी मदद कर देते हैं। अब किसी की मदद कर दी तो क्या बुरा किया? क्या ये भी कोई पाप है? वह औरत मेरे सामने खड़े होकर ऐसे सवाल करने लगी जैसे कोई वकील हो। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वाकई ये कोई पाप नहीं था। मैं वापस आ गया था, लेकिन मुझे ये बात पता चल गई कि वह बच्चा प्राची का ही था। लेकिन मैं हैरान था, जब वो अकेली रहती थी और उसकी उम्र भी इतनी कम थी, तो वो फिर इतनी कम उम्र में माँ कैसे बन गई? मेरे दिल में तो जैसे एक शोर समझ गया था। सारे अरमान पानी में बह गए थे। मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उसे इज्जत देना चाहता था। वे अच्छे ऑफिसर की पत्नी कहलाती, लेकिन ये क्या, उसने अकेले रहते हुए बच्चे को जन्म दे दिया था। यानी ये उसका नाजायज बच्चा था। अब उस बच्चे को अपने साथ साथ लिए फिरती थी। सुबह कहीं चली जाती थी, मैंने उसका पीछा किया। मुझे पता चला कि वह सब्जी मंडी में चली जाती है और वहां बैठकर सब्जी को सेट करने और टोकरी से निकालने का काम करती है। उसे इस काम के थोड़े बहुत पैसे और खाने के लिए कुछ सब्जियां मिल जाते हैं, लेकिन वह इसी में गुजारा करती है। मेरे लिए ये सब कुछ अजीब था। वह उस बच्चे को बहुत मोहब्बत करती थी, अपने सीने से लगाए फिरती थी। मैं अक्सर उसे देखता, वह बच्चे के साथ खेल रही होती थी। बच्चे की शक्ल देखकर मालूम होता था कि वे लड़का है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ लिया कि फिर क्या सोचा है उस लड़की के बारे में?
कब रिश्ता भेज रहे हो? मैंने कहा छोड़ो, किसी और टॉपिक पर बात करो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा बस मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। समय गुजरने लगा। हमारा तो काम ऐसा था कि ना दिन का पता चलता था ना रात का। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, कुछ दिनों के लिए प्राची ने अब अपनी साड़ी का पल्लू लपेटना छोड़ दिया था। अब वह नॉर्मल पल्लू ओढ़ा करती थी जैसे आम औरतें ओढ़ती हैं, लेकिन अब उसने फिर से अपनी साड़ी का पल्लू लपेटना शुरू कर दिया था। एक दिन हमने खाना मंगवाया तो कुछ खाना बच गया था। मेरा दोस्त खाना एक तरफ को फेंकने लगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा यार अभी खाना कौन खाएगा, मौसम भी गर्म है, थोड़ी देर में ही खाना खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा खाना मुझे दे दो। मैं खाना एक पन्नी में डाला। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बाद में आकर बताऊंगा। मैं वह खाना लिए प्राची के घर की तरफ चल पड़ा था। वैसे उसे घर कहना ठीक नहीं था, वह तो एक छोटा सा झोपड़ी था। अंदर ही उसने छोटा सा किचन बना रखा था। इतना तो मुझे दूर से ही दिखाई देता था कि कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अपने दरवाजे पर पर्दा लगाया हुआ था। उसने कहा कौन? मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल मचलने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, शायद मैं उसकी आवाज़ सारी जिंदगी सुनने का इरादा रखता था। मैंने कहा कि आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। अभी मैं बोल ही रहा था कि बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसने पर्दे के पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ को देखा। बेहद खूबसूरत सफ़ेद दूधिया रंगत के हाथ थे। वह एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी। ऐसी लड़की थी जो हर मर्द के सपनों में आती होगी, जिसे हर कोई मर्द शादी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वह बहुत कमज़ोर थी। उसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ था, हड्डियां बाहर को साफ दिखाई दे रही थी। मैंने खाना उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने कहा धन्यवाद। जब मैं वहां से वापस आ रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी और प्राची की आवाज़ भी ऐसे लग रहा था कि वे ठीक नहीं है। जाहिर है उसने कहाँ ठीक होना था, अपना तो वह ख्याल रखती ही नहीं थी, हर वक्त बच्चे के साथ बिजी रहती थी। मैंने आते जाते उसको देखा था। मेरी एक आंख जैसे उसी पर ही होती थी। एक दिन हमारे पास एक आदमी आया। उसने कहा ये जो सड़क की जगह है ये मेरी है। मैंने उसके ऊपर एक दुकान बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं और अपने घर बनाकर बैठे हैं। मैं कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहता हूँ ताकि इन घरों को तोड़ सकूं। ये तो वही जगह थी जहाँ पर प्राची रहती थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। उसने कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ साहब, अगर अभी चला गया तो फिर मैं अगले महीने ही आ पाऊंगा। मैंने कहा अगर तुम वे घर तोड़ दोगे तो वे लोग कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। वह आदमी ये कहकर चला गया कि मैं जगह तो खाली करवा कर ही रहूंगा, मैं अगले महीने फिर आऊंगा। अजीब सा रिश्ता था मेरा प्राची के साथ। मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। मैं उसे दिल ही दिल में नाराज भी था कि उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म क्यों दिया था। और आजकल मुझे उसके चाल ढाल देख कर लग रहा था जैसे वो फिर से माँ बनने वाली हो। लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि मैं कभी भी उस घर में किसी आदमी को आते जाते हुए नहीं देखा था। अक्सर मेरी नाइट की ड्यूटी भी होती थी। और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी आंखें तो वहीं पर रहती थी, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे अंदाजा ठीक निकला था। अभी उसके पहले बच्चे को दुनिया में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि अब उसकी गोद में एक और दूसरा बच्चा आ गया था। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया था। वह बहुत खुश थी और उसका भी बहुत ख्याल रख रही थी। वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा ख्याल रखती थी, उन्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाती थी, लेकिन खुद उसके पास फटे पुराने कपड़े होते थे। मैं हैरान होता, वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाती है? बच्चों के इतनी शौक पूरे कर लेती है, लेकिन खुद हमेशा बुरी हालत में क्यों रहती है? मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जो इतने बुरे हालत में भी इतनी खुश रहती थी। बच्चों के साथ खेलती थी। अक्सर उसके बच्चों की आवाज़ें आती थी। वह उनको बहुत प्यार करती थी। कभी कहती मेरी जान, कभी कहती मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी। मैं अक्सर वहां से गुजरता था। बहाने बहाने से उसकी बातें सुनने की कोशिश करता था कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कभी वहां पर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया था। एक दिन मैंने प्राची को देखा तो मुझे उसकी हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ गया। उसके कपड़े एक तरफ से फटे हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए बाजार से एक जोड़ी सूट लिया, एक जोड़ी स्लीपर लिया और बैग में डालकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा कौन? मैंने कहा मैं वही हूँ जो उस दिन आपके लिए खाना लेकर आया था। आज मैं आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह लाया हूँ। उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लेती। मैंने कहा आपको गलतफहमी हुई है, ये भीख नहीं है। अगर आप ये चीज़ रख लेंगी तो मुझे खुशी होगी और आपके काम आएंगे। इस बार उसने पर्दे को हटाकर सामने आ गई थी। शायद देखना चाहती थी कौन मेरी मदद कर रहा है, वह कौन है। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल बुरी तरह से बैठ गया था, क्योंकि वह शक्ल से बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी।
मैंने वह थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नज़र उसके पीछे देखा। उसके घर में एक चारपाई थी और शायद उस पर वह दोनों बच्चों के साथ सोया करती थी। छोटा सा किचन बाथरूम था। उसके अलावा उस कमरे में एक टूटी फूटी सी कुर्सी थी जिस पर उसने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों के ढेर के ऊपर बच्चों के कपड़े और पैम्पर्स वगैरह पड़े हुए थे। पता नहीं वह बच्चों का सामान कैसे खरीदती होगी और कैसे दोनों बच्चों का खर्चा उठा रही थी। उसके पास बच्चों के दूध के पैकेट के लिए पैसे कहाँ से आते थे। शायद जो भी कमा रही थी उसने बच्चों का सामान ही खरीद लेती थी। उसने कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम विजय है। ये सामने जो ऑफिस है ना, मैं वहाँ काम करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। उसने कहा, क्यों मदद करना चाहते हो आप मेरी? मुझे अकेली लड़की समझकर फायदा उठाना चाहते हो क्या? मैंने कहा, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। वह अपनी बातें कहकर थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताना। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वापस वहाँ से अंदर चली गई थी और मुझे वहीं खड़ा होना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मैं उसके पीछे अंदर जाकर यह नहीं पूछ सकता था, मुझे पूरी बात बताओ, पूरी कहानी सुनाओ कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है। आखिर कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। बस मैं चुप हो गया और वापस आ गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और उसकी हालत अब फिर से खराब होने लगी। मैंने ये बात नोट की थी, जैसे ही वो माँ बनने वाली होती थी अपने ऊपर वह साड़ी का पल्लू अच्छी तरह से लपेट लेती थी। शायद उससे वह अपने आप को छुपाती थी ताकि लोगों को ये पता न चले कि वह माँ बनने वाली है। इस बार भी उसने फिर से साड़ी का पल्लू अच्छी तरह से ढकने लगी थी। मैं हैरान हो गया क्योंकि अगर ये उसका तीसरा बच्चा था तो मैं ही पता लगाने में अभी तक नाकाम था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे। क्या वह चरित्रहीन थी? वह यहाँ पर कोई गलत काम करती थी? लेकिन मुझे उसके बारे में तो कोई खबर ही नहीं मिली थी। एक दिन जो मैंने देखा, मेरी आत्मा तक कट कर रह गई थी। उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी थी। मैं परेशान हो गया क्योंकि बड़ी गाड़ियों में कैसे लोग होते हैं मुझ ऑफिसर से अच्छा कौन जानता होगा। मामला कुछ गड़बड़ था। फिर सोचा कि शायद वह गाड़ी वहां पर वैसे ही खड़ी होगी किसी की। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस गाड़ी वाले का प्राची के साथ कोई संबंध हो सकता है। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी भी आराम से कर लेता था। इन दिनों भी मैंने नाइट ड्यूटी लगवा रखी थी। जब एक दिन मुझे उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने जल्दी ही जाकर उसकी मदद कर देना चाहता था और ये मेरा फर्ज भी था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा घबरा गया था। न जाने क्या बात हो, धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज अभी भी आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, शायद उसे भी महसूस हो गया था कि बाहर कोई है। उसने कहा, कौन है? मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में कुछ और सोचे। शायद मैं बाहर ही खड़ा होकर उसकी आवाजें सुन रहा था और तमाशा देख रहा था। मैं अंदर दाखिल हो गया। जो ही मैंने सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गया। वह बहुत तकलीफ में थी। उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे। साफ पता चल रहा था वह फिर से बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ था। उसने अपने आप को साड़ी के पल्लू में अच्छी तरह से ढका हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ था। इसी हड़बड़ाहट में मैंने उसे करीबी अस्पताल ले गया। यह अस्पताल प्राइवेट था। यहाँ के लोग भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। डॉक्टर समझी थी कि शायद मैं शादीशुदा हूँ और प्राची मेरी पत्नी है। मैं दोनों बच्चों को नर्स के हवाले किया। उसने कहा कि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने बच्चे को दूध वगैरह पिलाया और प्राची की भी देखभाल करने लगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा कि ये कौन है? मैं डॉक्टर को साफ बता दिया, ये मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि ये तो बहुत बुरी हालत में है। एक तो उसकी उम्र कम है, ऊपर से उसका ये तीसरा बच्चा था। डॉक्टर कह रहा था तो मैं चौंक गया था। मेरे चौंकने पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। कमजोरी की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसे हमने सफाई करके बाहर निकाल दिया है। आखिर इन बच्चों का बाप कौन है? उसको बुलाइए, जरा उसको समझाइए कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। कम से कम अपनी पत्नी का ख्याल करे। मैंने कहा, मुझे इसके पति के बारे में कुछ नहीं पता, बस आप इसकी सेहत का ख्याल रखें और अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई थी।
समझ गई कि मामला कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं एक खुफिया ऑफिसर था इसलिए वह कुछ बोली ही नहीं। उसने मुझे एक लिस्ट दे दी, उसमें बच्चों की कुछ चीज़ें थी। मैंने कहा कि आप कुछ दिन उसको यहीं पर रखिए जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। मैं अपने घर चला गया, लेकिन जब सुबह अस्पताल गया तो अस्पताल वालों ने अजीब सी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि वह तो 2 घंटे बाद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई थी। हम तो उसे रोकते रह गए थे, आपके बारे में भी बताया कि आपने जाने से मना किया है, लेकिन वह नहीं मानी और यहाँ से ऐसे भागी कि जैसे अगर यहाँ से नहीं जाएगी तो न जाने क्या क़यामत आ जाएगी। मैंने कहा कि और कुछ देखा आपने, कुछ ऐसा जो शक में डाल रहा हो? डॉक्टर कहने लगी, उसके पास एक मोबाइल था और न जाने उसने पहले किसी से बात की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे पता था कि वह कहाँ गई होगी, सो उसके घर चला गया। लेकिन सामने का मंजर बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि उसके घर के पास वही सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी और मैंने देखा कोई आदमी भी था जिसने प्राची को उस गाड़ी में बिठाया और वहां से लेकर चला गया। प्राची उस आदमी के साथ नहीं जा रही थी, वह आदमी जबरदस्ती उसे लेकर गया। मैंने फौरन गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुक गई, लेकिन जैसे ही वह आदमी प्राची का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल होने लगा, मैंने उसे रोक लिया। मैं उस आदमी को अच्छी तरह से जानता था, ये तो बहुत बड़ा स्मगलर था, लेकिन हमें उसके खिलाफ कोई भी गवाह या सबूत नहीं मिल रहे थे, इसलिए अभी तक कानून के हाथों से बाहर था। वह आदमी भी मुझे देखकर हैरान रह गया, लेकिन अगर प्राची ना चाहती तो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। पर उसने ठीक समय पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। कहने लगी, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आया है, मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है, मैं अपने बच्चों को उसे नहीं दूंगी। आपने कहा था मेरी मदद करेंगे, भगवान के लिए मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से ले जाइए। वह आदमी चिल्लाता रह गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और प्राची को वहाँ से ले गया। फिर प्राची ने मुझे बताया कि ये बच्चे उसी आदमी के हैं। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती ही मेरी जान की बवाल बन गई है। मेरी माँ इस आदमी के यहाँ पर काम करती थी, अपनी माँ के साथ मैं भी चली जाया करती थी। उसकी नज़र मेरे ऊपर खराब हो गई थी। जब मेरी माँ ने देखा कि वहाँ पर मेरी इज्जत को खतरा है तो मेरी माँ ने वह काम छोड़ दिया, लेकिन इस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मेरी माँ बीमार रहने लगी और एक दिन वह बीमारी में ही भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस आदमी को जब पता चला कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ तो एक रात ही मेरे घर आ गया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसका जब भी मन करता यहाँ पर मेरे घर चला आता था, क्योंकि इसे पता था रोकने वाला कोई है ही नहीं। ये पूरी रात मेरा रेप करता और सुबह होते ही चला जाता था। नतीजा ये निकला कि मैं इसके बच्चे की माँ बन गई थी। इसने मेरे बच्चे को गिरवाना भी चाहा, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को गिराने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे भी जान का खतरा था। इस आदमी की अय्यासियाँ मुझे बर्बाद कर रही थी, इसलिए मुझे मरने भी नहीं देता था। और फिर मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना और मुझे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, और उसी का नतीजा था कि मैं दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई। उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। उसकी पत्नी बांझ औरत है। अब इसको डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि उसकी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब ये मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहता है। मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, मैंने उन्हें जन्म दिया है। मैं ये बच्चे उस आदमी को नहीं देना चाहती। मैंने उसको कहा भी था, अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये मुझे इज्जत देने को तैयार नहीं है और मैं इसकी रखेल बनकर नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो मत रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वह कहने लगी, आप नहीं जानते ये आदमी बहुत खतरनाक है। आप मुझे कहीं भी रखोगे, किसी भी हवाले से रखोगे, वह वहीं पर पहुंच जाएगा। मैं पहले ही उससे छुप कर रह रही थी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ गया था। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास प्राची को रखने की वाकई कोई जगह नहीं थी। मैं उसे अपने घर ले जाता तो मैं सांप पकड़ा जाता, क्योंकि वह सबसे पहले मेरे घर की तरफ तलाशी लेता। मैं प्राची को उसी ऑफिस में रख दिया, क्योंकि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्राची को बचाकर ऑफिस में रखूंगा। वह तो यही समझ रहा होगा, या तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा या फिर कहीं और। काफी समय तक उसे ढूंढता रहा। उधर प्राची ऑफिस में अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन वह हमेशा वहां नहीं रह सकती थी। मुझे उसके बारे में कोई फैसला करना था। जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वह भी हैरान हुआ। उसने कहा, उसे वहां से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, निकाल कर उसे कहाँ ले जाऊंगा? अपने घर ले जाऊं तो किस रिश्ते से? मेरे दोस्त ने कहा, यार बात तो वहीं पर आ गई, जो फैसला तुमने किया था, लेकिन अभी फैसला तेरे लिए काफी मुश्किल हो गया है। मैंने कहा, अगर मर्द चाहे तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। मेरे दोस्त ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या तू अभी उसके साथ, उसके दोनों बच्चों के साथ रह सकता है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वह एक बेसहारा लड़की है, उसके साथ रेप हुआ है और हमारा काम समाज से बुराई को खत्म करना है, बल्कि बेसहारों को सहारा भी देना है। मैं प्राची से शादी की बात की तो वह लड़की रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई।
उसने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने उससे शादी कर ली। अब वो मेरे घर में है और वे दोनों बच्चे भी मेरे घर में पल रहे हैं। और वह आदमी, मैंने उसके पूरे गैंग को पकड़ने की वजह से मेरी रैंक भी बढ़ गई है और मैं ऐसे ही खुफिया स्मगलर को पकड़ता हूँ और जेल में डालता हूँ। इस गैंग ने मेरी निजी जिंदगी को भी बहुत प्रभावित किया। उस बेसहारा लड़की से मैंने शादी की और उन दोनों बच्चों का बाप का प्यार दिया, क्योंकि प्राची मेरी पत्नी बन चुकी थी। आप लोग बताइए, क्या मैंने सही किया या नहीं? क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरे दिल में एक अच्छे काम का जज्बा भी था और शायद मोहब्बत भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। अगर समाज में बुराई को ख़त्म करना है तो पहले हमें ही आगे आना होगा। पद और रुतबा नहीं देखना चाहिए, अपने कर्तव्य को हमेशा अंजाम देते रहना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।